नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में जिसका नाम है हर्यक वंश। हर्यक वंश जिसने प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य मगध पर शासन किया था। अगर हम बात करें मगध पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के बारे में तो हमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विवरण प्राप्त होते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था, लेकिन दूसरी की तरफ अगर हम बात करें पुराणों की तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश माना गया है बृहद्रथ वंश। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन किसने किया सबसे पहले? तो बृहद्रथ वंश ने। और इस वंश की स्थापना बृहद्रथ नामक एक व्यक्ति ने की थी और उसी के नाम पर इस वंश का नाम बृहद्रथ वंश पड़ा था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था जरासंध। सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? जरासंध। और ये वही जरासंध है जिसका महाभारत काल में भीम के साथ मल्ल युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में जरासंध की मृत्यु हो जाती है। और बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक माना जाता है रुपुंज्य। अंतिम शासक कौन हो गया? रुपुंज्य। ठीक है, लेकिन इस वंश के बारे में बौद्ध ग्रंथों में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती है। इसका कारण शायद एक ये भी हो सकता है कि बृहद्रथ वंश के टाइम पर मगध का इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था, या हम ये भी कह सकते हैं कि मगध को स्थायी मजबूती इस वंश के टाइम पर नहीं मिली है। तो जो प्रथम ऐतिहासिक वंश माना जाता है मगध पर शासन करने वाला, वो माना जाता है हर्यक वंश, जिसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। यहाँ से आपका पहला ही प्रश्न क्या बन जाता है एग्जाम्स के लिए कि हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसके लिए आपको हर्यक वंश के शासकों का क्रम भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आप हर्यक वंश के शासकों का क्रम। प्रथम शासक थे इस वंश के बिंबिसार। प्रथम शासक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद इनके बेटे अजातशत्रु शासक बनते हैं और अजातशत्रु के बाद इन्हीं के पुत्र जिनका नाम था उदयन या उदयभद्र भी इन्हीं को कहते हैं, उदयन। उदयन के आगे चलकर तीन बेटे थे जो कि बारी बारी से मगध पर शासन करते हैं, लेकिन ये तीनों ही अयोग्य थे। ठीक है, ये तीनों ही अयोग्य थे और यही कारण है कि हर्यक वंश का अंत भी हो जाता है। तो कौन कौन से थे बोलो? अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, जिसे हम नागदर्शक भी कहते हैं, नागदशक या नागदर्शक। अब देखिए आप यहाँ से आपके लिए दो प्रश्न बन रहे हैं। पहला कि हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बिंबिसार। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका आंसर क्या होगा? नागदशक। अब आपको सभी शासकों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 4 शासकों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? तो वो मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी? हरेक बीवी आज उदास नाग है। हरेक बीवी आज उदास नाग है। हरेक से आपको क्या याद रखना है? हर्यक वंश। ठीक है, हरेक से आप लोग क्या याद रख सकते हो? हर्यक वंश। बीवी से आपको याद रखना है बिंबिसार। बीवी से आपको क्या याद रखना है? बिंबिसार। आज से आप याद रख सकते हो अजातशत्रु। आज से आपको क्या याद रखना है? अजातशत्रु। और उदास से आपको याद रखना है उदयन। उदास से आपको क्या याद रखना है? उदयन। और नाग से आप लोग याद रख सकते हो नागदशक, या जिन्हें हम नागदर्शक भी कहते हैं। ठीक है, नागदशक। सिर्फ आपको इन्हीं 4 शासकों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हर्यक वंश के प्रथम शासक यानी कि बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार ने मगध की सीमाओं को विस्तारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, और इनका
जैन ग्रंथों में एक अन्य नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? तो श्रेणिक। बार बार ये पेपर में पूछा गया है कि किस शासक का उपनाम श्रेणिक है, तो किसका है? बिंबिसार का। ठीक है, जैन ग्रंथों में बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रेणिक। और राजधानी क्या थी मगध की? राजधानी थी राजगृह, और जिसे हम राजगीर भी बोलते हैं, राजगृह या राजगीर, राजगृह या राजगीर। अब बिंबिसार का नेक्स्ट टारगेट क्या था? मगध की सीमाओं को विस्तारित करना। इसके लिए क्या कर सकते थे बिंबिसार? या तो किसी दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करते, लेकिन आक्रमण करने के लिए क्या जरूरी है? आपके पास एक शक्तिशाली सेना का होना, अस्त्र शस्त्रों का होना। लेकिन बिंबिसार को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि भाई अभी तक मैं इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ हूं कि दूसरे राज्यों के ऊपर आक्रमण करूं और उनको पराजित कर सकूं। तो बिंबिसार क्या करता है? सबसे पहले जो आसपास के शक्तिशाली राजवंश थे उनके साथ ये वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। तो अब यहाँ से आपके लिए प्रश्न बनते हैं कि बिंबिसार ने किन किन राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, तो मान लीजिए ये है आपका मगध राज्य, ये है मगध राज्य। तो बिंबिसार ने जो प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया था वो किया था वैशाली की राजकुमारी के साथ, और वैशाली राज्य में लिच्छवियों का शासन था। वैशाली में किसका शासन था? लिच्छवियों का। तो वैशाली के लिच्छवी शासक कौन थे यहाँ पर? तो चेटक थे। ठीक है, चेटक की पुत्री जिनका नाम क्या था? चेलन्ना। पुत्री का नाम क्या था? चेलन्ना। तो प्रथम वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने किसके साथ स्थापित किया था? वैशाली की राजकुमारी जिसका नाम था चेलन्ना। अब इस वैवाहिक संबंध से बिंबिसार को क्या फायदा हुआ? पहले क्या था कि उत्तर की तरफ से मगध के ऊपर आक्रमण होते रहते थे, और ये आक्रमण कौन करते थे? वैशाली के लोग। अब जब ये वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया तो जो उत्तर की तरफ से मगध के ऊपर बार बार आक्रमण होते थे और जो लोग यहाँ के लूटमार करते थे वो आक्रमण होना अब बंद हो जाते हैं, यानी कि उत्तर की तरफ से मगध की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित हो गई। ठीक है, जो दूसरा महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किया था वो किया था कौशल नरेश प्रसेनजित। किसके साथ? कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, प्रसेनजित की बहन जिनका नाम था महाकौशला। क्या नाम था इनका? महाकौशला। अब इस वैवाहिक संबंध से बिंबिसार को क्या फायदा हुआ था? बिंबिसार को प्रसेनजित दहेज में एक प्रांत देता है, काशी का प्रांत, और ये काशी का प्रांत जो था मगध के लिए और बिंबिसार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इस प्रांत से 1 लाख रुपए की वार्षिक आय होती थी। अब आप सोचिए कि हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, उस टाइम 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू होती होगी। ठीक है, तो इस रुपए का यानी कि जो राशि उनको मिली काशी के प्रांत से, उस धन का यूज किया बिंबिसार ने मगध को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है दहेज में कौन सा प्रांत मिला? काशी का। ठीक है, और इस काशी के प्रांत से उन्हें कितनी आय होती थी? तो 1 लाख रुपए वार्षिक। 1 लाख रुपए वार्षिक आय जो थी वो होती थी यहाँ से। इसके बाद बिंबिसार ने जो तीसरा महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध स्थापित किया था वो किया था मद्र देश की राजकुमारी जिसका नाम क्या था? मद्र देश की राजकुमारी जिनका नाम था क्षेमा, या इन्हीं को हम खेमा भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को खेमा भी कहा जाता है। हमने सिर्फ बात की 3 वैवाहिक संबंधों के बारे में, लेकिन एक बौद्ध ग्रंथ है महावग, उसके अनुसार बिंबिसार ने भाई सिर्फ 3 ही शादियां नहीं की थी, 3 ही राजकुमारियों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किए थे,
कहा जाता है कि उसकी 500 रानियां थी, यानी कि उसने और भी बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे और अपनी स्थिति को बहुत ज्यादा सुदृढ़ बनाया होगा। अब इन वैवाहिक संबंधों से क्या हुआ कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ये सारे राज्य बिंबिसार को सहयोग कर सकते थे। ठीक है। अब मगध के टाइम एक और शक्तिशाली राज्य था अवंती। अवंती और मगध दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। दोनों राज्यों के जो शासक थे उनमें होड़ लगी थी कि सबसे शक्तिशाली कौन है। ठीक है। तो यहाँ पर बिंबिसार का जो समकालीन शासक था उसका नाम है चंड प्रद्योत। ठीक है। कौन था अवंती का शासक? चंड प्रद्योत। क्या नाम था उनका? चंड प्रद्योत था। अब ये जो चंड प्रद्योत था, कहते हैं कि इसको एक बीमारी हुई थी, इसको एक रोग हुआ था। उस रोग का नाम था पांडु रोग, जिसे हम पीलिया भी बोल सकते हैं। ठीक है। पांडु रोग यानी कि पीलिया। क्या हुआ था इसे? पांडु रोग। अब यहाँ पर बिंबिसार क्या करता है? अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता है, यानी कि ये बताने की वो कोशिश नहीं करता है कि भाई मैं आपसे शक्तिशाली हूँ। बिंबिसार क्या करता है? यहाँ पर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है अवंती शासक की तरफ। किस तरह से? वो अपने राजवैद्य जिसका नाम था जीवक, उनको भेजता है अवंती के दरबार में कि भाई जाओ और वहां पर जाकर चंड प्रद्योत की सेवा करो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं। हालांकि यहाँ चंड प्रद्योत ने कोई हेल्प नहीं मांगी थी उनसे, खुद से अपनी तरफ से बिंबिसार अपने राजवैद्य को भेजता है चंड प्रद्योत की सहायता करने के लिए। अभी ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जीवक किस शासक का राजवैद्य था? तो जीवक किस शासक का राजवैद्य था? बिंबिसार का, जिसे बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के दरबार में भेजा था। ठीक है। तो राजवैद्य कौन था? राजवैद्य का नाम था जीवक। अब आप देखिए कि यहाँ पर अवंती के साथ भी उनकी दोस्ती हो गई, यानी कि अवंती राज्य के साथ भी मैत्री संबंध स्थापित हो गए। तीनों तरफ से उन्होंने खुद को सुरक्षित कर लिया। कोई भी अपनी बेटी के ससुराल पर या कोई अपनी बहन के ससुराल पर या कोई अपने दोस्त के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इसके बाद बिंबिसार चल पड़ता है विजय अभियान के लिए। अब उसको पता है कि मैं काफी शक्तिशाली हो गया हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मुझे हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है। तो वो चल पड़ता है आक्रमण करने के लिए। किस राज्य के ऊपर? अंग राज्य के ऊपर। ठीक है। किसके ऊपर आक्रमण करता है? फिर बिंबिसार जाके अंग पर आक्रमण करता है। और अंग की राजधानी क्या थी इसकी? तो चंपा। राजधानी क्या थी अंग की? चंपा थी। और यहाँ का शासक कौन था? शासक का नाम था ब्रह्मदत्त। शासक का नाम क्या था? ब्रह्मदत्त। बिंबिसार इस ब्रह्मदत्त को हरा देता है। ठीक है। और जो अंग का राज्य था उसे मगध में मिला लेता है। और यहाँ से एक और प्रश्न जो आपके लिए बनता है, बिंबिसार ने चंपा की सारी आय जो थी वो एक ब्राह्मण को दान में दे दी थी। और ये पेपर में बार बार पूछा गया है प्रश्न कि बिंबिसार ने किस ब्राह्मण को चंपा की सारी आय दान में दे दी थी? तो उनका नाम क्या था? सोनदंड। ठीक है। क्या नाम था उनका? ब्राह्मण सोनदंड। ब्राह्मण सोनदंड को चंपा की सारी आय, यानी कि वहां से जो भी इनकम होती थी वो दान में दे दी थी। आय दान में दी थी। किसने दी थी? तो बिंबिसार ने। ठीक है। अब आप देखिए बिंबिसार ने अपनी स्थिति को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। जो आसपास के शक्तिशाली राजवंश थे वो भी उनका सहयोग कर रहे थे। और कहते हैं कि बिंबिसार के समय मगध में 80,000 ग्राम थे, यानी कि बिंबिसार ने एक बहुत बड़े राज्य का निर्माण कर लिया था। ठीक है। लेकिन अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में उनका जो बेटा था जिनका नाम था अजातशत्रु। अब हमने इतिहास में हर बार ये देखा है कि राजगद्दी प्राप्त करने के लिए बहुत बार शासकों ने अपने पिता की हत्या की है। तो यहाँ पर भी वही बात होती है। अजातशत्रु क्या करता है? राजगद्दी प्राप्त करने
वो अपने पिता को कारागार में बंदी बना के रखता है और वहां पर उनको टॉर्चर करता है और उनकी हत्या कर देता है। तो इसीलिए अजातशत्रु को कहा जाता है प्रथम पितृहंता, यानी कि जिसने अपने पिता को मारा हो। तो उसके बाद हम अब बात करेंगे अब अजातशत्रु के बारे में। लेकिन यहाँ पर आपको एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है कि ये जो चेरन्ना थी इनके दो बेटे थे, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है आगे चलकर अजातशत्रु के साथ लिंक होने वाला है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ये जो चेरन्ना थी ना, इनके दो बेटे थे, एक का नाम था हल और दूसरे का नाम था बेहल। एक का नाम था हल और दूसरे का नाम क्या था, बेहल था। बिंबिसार ने क्या किया था, अपने इन्हीं दोनों बेटों को अपना प्रिय हाथी जिसका नाम था सेनाग और साथ ही साथ एक मोतियों का हार दिया था। और कहते हैं कि अजातशत्रु जो है इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से हो गया था कि मेरे पिता ने मेरे सौतेले भाइयों को अपना प्रिय हाथी और मोतियों का हार दे दिया और मुझे नहीं दिया। तो जब बोलते हैं बिंबिसार की हत्या कर दी अजातशत्रु ने, तो उसके बाद अजातशत्रु इन दोनों से उस हाथी को और मोतियों के हार को वापस मांगता है। लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, वो चीजें वापस देने से मना करते हैं और कहाँ भाग जाते हैं, अपने नाना के पास यानी कि चेटक के पास भाग जाते हैं। फिर अजातशत्रु अभी भी चुप नहीं बैठता है, वो क्या करता है, चेटक को एक पत्र लिख देता है कि भाई आप क्या करो, या तो उन दोनों चीजों को वापस करो या फिर मेरे भाइयों को मुझे सौंप दो। अब चेटक अपने दोहित्रों को कहाँ वापस देने वाला था, उसको पता था कि अगर मैंने भेज दिया तो ये तो मार देगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये एक कारण बनेगा बज्जी संघ के साथ संघर्ष का, ठीक है, क्योंकि ये जो वैशाली था ना, ये था बज्जी के अंतर्गत एक राज्य, बज्जी के अंतर्गत एक राज्य था वैशाली, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के दूसरे शासक थे। अजातशत्रु का भी उपनाम मिलता है जिस तरह से हमें बिंबिसार का उपनाम प्राप्त हुआ है, अजातशत्रु। और इन्हीं को हमने क्या बोला है, प्रथम पितृहंता, क्योंकि इन्होंने किसकी हत्या की थी, अपने पिता की, यानी कि बिंबिसार की प्रथम पितृहंता कहा गया है। और इनका उपनाम क्या है, इनका उपनाम है कुणिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या है, कुणिक। अपने शासनकाल के दौरान अजातशत्रु दो राज्यों के साथ संघर्ष करता है। पहला संघर्ष होता है उनका कौशल के साथ और दूसरा संघर्ष होता है उनका बज्जी संघ के साथ। पहला संघर्ष किसके साथ होगा, कौशल नरेश प्रसेनजित के साथ, किसके साथ, प्रसेनजित के साथ। अब प्रसेनजित के साथ संघर्ष का क्या कारण था, मैंने आपको पहले बताया कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, यानी कि बिंबिसार की हत्या कर दी थी। और कहते हैं कि दुख के कारण उनकी माता यानी कि महाकौशला की भी मृत्यु हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो महाकौशला किसकी बहन थी, प्रसेनजित की बहन थी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रसेनजित ने दहेज में एक प्रांत दिया था, काशी का प्रांत। अब प्रसेनजित इन दोनों की मृत्यु का कारण यानी कि बिंबिसार और महाकौशला की मृत्यु का कारण अजातशत्रु को मानता है, क्योंकि अब अजातशत्रु मगध का शासक है। तो प्रसेनजित क्या करता है, जो काशी का प्रांत उसने दिया था उसको वापिस अपने अधीन कर लेता है, ठीक है। यानी कि काशी का प्रांत गया, यानी कि अजातशत्रु के हाथों से क्या चला गया, 1 लाख रुपया चला गया। अजातशत्रु बहुत ज्यादा गुस्से होता है कि अब भाई मुझे किसी भी तरह से काशी के प्रांत को फिर से अपने अधीन करना है। रास्ता एक बचता है, कौन सा, युद्ध का। दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन फिर लास्ट में जो प्रसेनजित है वो पहल करता है संधि करने की, क्योंकि उसको पता था कि अजातशत्रु बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, आसानी से तो चुप बैठने वाला नहीं है। तो दोनों में संधि हो जाती है और इस संधि के तहत प्रसेनजित अपनी बेटी जिसका नाम था बाजीरा, उनका विवाह करवा देते हैं अजातशत्रु के साथ। प्रसेनजित की पुत्री जिनका नाम क्या था, बाजीरा, इनका विवाह किससे करवाया जाता है, अजातशत्रु से, ठीक है।
बाजीराव का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है कि प्रसेनजीत की उस बेटी का क्या नाम था जिसका विवाह अजातशत्रु के साथ हुआ था। ठीक है, और दूसरा क्या शर्त थी, तो जो काशी का प्रांत था उसे फिर से अजातशत्रु को दे दिया, पुनः अजातशत्रु को दे दिया जाता है। ठीक है, काशी का प्रांत जो था वो फिर से किसे दे दिया जाता है, अजातशत्रु को दे दिया जाता है। अब दूसरा जो इनका संघर्ष हुआ था अजातशत्रु का, वो मैंने आपको बताया किसके साथ हुआ था, बज्जी संघ के साथ, बज्जी संघ के साथ। अब ये जो बज्जी संघ था ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, संघ से ही पता लग रहा है कि यानी इसमें बहुत सारे राज्य होंगे। तो बज्जी संघ में 8 राज्य थे। कितने थे इसमें, 8 राज्य थे, और इन्हीं 8 में से एक कौन था, वैशाली भी था। ठीक है, इन्हीं 8 में क्या था, वैशाली भी शामिल था इसमें। बज्जी संघ के साथ संघर्ष क्यों करता है, एक कारण तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो उसके 2 सौतेले भाई थे वो जाकर कहाँ छिप गए थे, वैशाली के शासक चेतक के पास। यानी कि अगर उसको वैशाली को पराजित करना है तो उसको बज्जी संघ को भी पराजित करना पड़ेगा। ठीक है, पहला कारण तो वो हो गया। दूसरा कारण क्या था, कहा जाता है कि गंगा नदी के किनारे हीरे की खान थी और दोनों में, मगध में और बज्जी संघ में ये संधि हुई थी कि भाई इस खान के ऊपर दोनों का बराबर बराबर अधिकार होगा। लेकिन जो बज्जी संघ है यहाँ पर वो धोखा देता है और पूरी की पूरी खान पर अपना अधिकार कर लेता है। तो अजातशत्रु को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि भाई मुझे धोखा दिया और पूरी खान पर अपना अधिकार कर लिया। तो फिर अजातशत्रु मन में ठान लेता है कि मुझे बज्जी संघ को पराजित करना है। लेकिन बज्जी संघ को पराजित करना इतना आसान नहीं था। कहते हैं कि अजातशत्रु एक मंत्री को भेजता है महात्मा बुद्ध के पास परामर्श लेने के लिए कि भाई मैं किस तरह से बज्जी संघ को पराजित कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सलाह दी थी कि किस तरह से आप बज्जी संघ को पराजित करो। तो अजातशत्रु फिर क्या करता है, अपने एक मंत्री जिसका नाम था वर्षकार या बसकार, बहुत बार पूछा गया है कि अजातशत्रु ने बज्जी संघ में फूट डालने के लिए अपने किस मंत्री को भेजा था, तो वर्षकार या बसकार को भेजा था। ठीक है, फूट डालने के लिए किसमें फूट डालनी है आप, बज्जी संघ में मंत्री वर्षकार को भेजा। ठीक है, वर्षकार या इसी को क्या बोलते हैं, बसकार भी बोलते हैं। ठीक है, बसकार को भेजा था और कहते हैं कि ये जो वर्षकार है ये बहुत अच्छी तरह से वहां जाकर अपना काम करता है, यानी कि पूरे बज्जी संघ में फूट डलवा देता है और इनके जो राज्य थे उनको आपस में ही लड़वा देता है। ठीक है, और इसी बात का फायदा कौन उठाएगा, अब अजातशत्रु। यानी कि जो बज्जी संघ संगठित होकर एक होकर इतना शक्तिशाली था, जब वो अलग अलग हो गए तो पूरी तरह से शक्तिहीन हो गए। और इसी बात का फायदा उठाता है अजातशत्रु और बज्जी संघ के ऊपर आक्रमण करके इनको पराजित कर देता है। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, क्योंकि अजातशत्रु ने इसी युद्ध में 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था और उन दोनों हथियारों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो कौन से 2 हथियार थे, 2 हथियारों का प्रयोग करता है, कौन से थे, एक था रथ मूसल, एक था रथ मूसल और दूसरे का नाम क्या था, महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। इन दोनों हथियारों का प्रयोग किया था अजातशत्रु ने बज्जी संघ के विरुद्ध। ठीक है, ये तो हो गई उनकी राजनीतिक उपलब्धियां। अजातशत्रु के टाइम एक और महत्वपूर्ण जो धार्मिक उपलब्धि है वो क्या थी, प्रथम बौद्ध संगीति। क्या थी, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो भी अजातशत्रु के टाइम में हुई थी। बौद्ध संगीति कब हुई थी ये, तो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कहां पर हुई थी, तो राजगृह में, राजगृह में। वहां पर एक सप्तपर्णी गुफा है, वहां पर, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में। और इस टाइम इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे महाकशु। अध्यक्ष कौन थे, महाकशु।
महाकश्यप। ठीक है, अब कहते हैं कि हम किससे सीखते हैं? अपने माता पिता से सीखते हैं। तो अब उज्जैन ने जो अपने पिता से सीखा था वही काम उसने भी किया। उज्जैन भी क्या करता है? सिंहासन प्राप्ति के लिए यानी कि राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या कर देता है, अजातशत्रु की हत्या कर देता है और खुद बन जाता है मगध का शासक। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड पितृहंता किसे कहेंगे हम? द्वितीय पितृहंता हम किसे बोलेंगे? उज्जैन को यानी कि उदयभद्र को। तीसरे जो शासक थे वो कौन थे? उज्जैन। और इन्हें क्या बोलेंगे हम? द्वितीय पितृहंता। द्वितीय पितृहंता। इनके बारे में सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि गंगा व सोन नदियों के तट पर उज्जैन ने एक नए नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसे मगध की राजधानी बनाया था। क्या किया था इन्होंने? गंगा व सोन नदी के संगम पर, नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। अब ये जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता है आपको बहुत लंबे समय तक बाद में राजधानी कौन रहेगी? पाटलिपुत्र ही रहेगी। इसलिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सबसे पहली बार किसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। और लास्ट जो है वो है नागदशक। यहां से सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये क्या है? अंतिम शासक हर्यक वंश के। ये क्या थे? हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। तो आज हमने पढ़ा हर्यक वंश के बारे में, जिसे हम पितृहंता वंश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के शासक क्या करते थे? अपने पिता की हत्या कर देते थे और खुद शासक बन बैठते थे। अगर आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल APC Academy को। धन्यवाद।